हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जितेंद्र यादव स्वागत करता हूं आप सबका अपनी इस न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए हमें चाहिए और क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसकी फ़ीस है, उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज आपको इस वीडियो के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा के बारे में और उस वीज़ा को वर्क वीज़ा में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आगे चल के। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। दोस्तों, पहले मैं आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमको इसमें लगाने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूँ। उसके बाद में हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से आपको लगाना है और कैसे कैसे आपको फाइल को अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा पासपोर्ट, जो होना चाहिए 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में 2 पेजेस जिसके अंदर ब्लैंक हो। सेकंड डॉक्यूमेंट है हमारा बैंक स्टेटमेंट, जो लगेगी 6 महीने की, 6 मंथ की। ठीक है। थर्ड डॉक्यूमेंट है हमारी आईटीआर। आईटीआर 3 इयर्स की हो तो बहुत अच्छा है, अगर 3 इयर्स की नहीं है तो आप 2 इयर्स की भी आईटीआर लगा सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा वीएफएस अपॉइंटमेंट। जी हाँ, वीएफएस अपॉइंटमेंट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि आपके बायोमेट्रिक वगैरह जो भी हैं वो सब वहीं होंगे और वहीं आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी से एक एनओसी लेटर लेना होगा। एनओसी लेटर क्या है ये मैं आपको अभी डिटेल में बता दूंगा। और आपको सैलरी स्लिप भी लगानी है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने कंपनी के फर्म के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह, या जैसे होता है जीएसटी आपने ली होगी तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें आपको लगानी है। फिर जो आता है हमारे, वो आते हैं हमारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में हमारी जैसे आइटनरी हो गई, ट्रैवल आइटनरी हो गई, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, होटल वाउचर्स और फ्लाइट पीएनआर वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लगानी है। अब हम बात कर लेते हैं इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी डिटेल में कि हम इनको कैसे लगाएं और अगर हमें फाइल को हमारी बनाना है तो हम एक अच्छी फाइल कैसे बनाएं। ठीक है, किस तरीके से हमें डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। तो जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी लगेगी 6 मंथ की। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, जो आप बैंक स्टेटमेंट जो आप लगा रहे हो तो आप वो ही बैंक स्टेटमेंट लगाएं। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट आप उस ही अकाउंट की लगाएं जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है। ठीक है। अगर आपका बिजनेस है तो आप अपना सेविंग अकाउंट और आपका जो करंट अकाउंट है जिसके थ्रू आप बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें आपका लेन देन चल रहा है, तो आप उन दोनों की बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपको बैलेंस कितना मेंटेन करना है, तो न्यूजीलैंड की जो एम्बेसी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, ठीक है, आप अकेले कहीं जाना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, तो आपके अकाउंट में मिनिमम 5 लाख रुपीस होने चाहिए जब आप जा रहे हैं। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी बैंक स्टेटमेंट की। इसके बाद अब हम आते हैं हमारे आईटीआर पे। आईटीआर जो है, मैंने आपको बताया कि रिक्वायर्ड जो है वो 3 इयर्स की है। अगर आपके पास में 3 इयर्स की आईटीआर नहीं है, 2 इयर्स की है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में 3 इयर्स की है तो मैं कहना चाहूंगा कि आप 3 इयर्स की ही आईटीआर लगाएं। उसका जो फ्रंट पेज है, एक्नोलेजमेंट जिस पे होती है, वो भी आप लगा सकते हैं। मतलब जिस पेज पे होता है ना कि भाई इतना हमारा टैक्स बना, इतनी हमारी इनकम थी, इतना हमने पे टैक्स भरा है, अगर आपने जो भी भरा है 2000, 10,000, 20,000, ठीक है, तो वो उस पर लिखा होता है। आपने साल में कितना क्या करा, वो सारी उस पर इंफॉर्मेशन होती है, तो आप वो पेज लगा सकते हैं। ठीक है। अब आती है बात एनओसी लेटर की। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेटर लगाना है। एनओसी लेटर है क्या? एक्चुअली एनओसी लेटर क्या है कि मान लीजिए आपको 10 फेब को कहीं जाना है और आप
20 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आपने अपनी कंपनी में एक लीव लेटर दे दिया कि भैया मैं इस दिन से इस दिन तक मैं इस तरीके से घूमने के लिए जा रहा हूँ और इतने दिन की मुझे छुट्टियां चाहिए, ठीक है। तो वो आपको एक वहां से जो है ना, मतलब ये होता है कि ऑफिशियली आपको छुट्टी मिल गई, ठीक है। तो वो अपनी स्टैम्प वगैरह और वो सारी चीज़ें लगा के आप दे देंगे, वही आपका एनओसी लेटर है, ठीक है। ये तो बात हो गई एनओसी लेटर की। अब हम आते हैं कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको लगाने हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट क्या है, आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास में जीएसटी है तो आप जीएसटी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सोर्स ऑफ इनकम के जो प्रूफ हैं वो आपको लगाने हैं। अब सोर्स ऑफ इनकम में ये तो हो गया आपका जॉब का हो गया, ठीक है, बिजनेस का हो गया। अगर आप कोई किसान है तो आप अपने जमीन के, ठीक है, मतलब खसरा, खतौनी, इंतकाब वगैरह जो हैं ये लगाइए, ठीक है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपको पेंशन आ रही है तो आप अपने पेंशन के जो डॉक्यूमेंट हैं वो लगा सकते हैं, जिस अकाउंट में आपकी पेंशन आ रही है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज, ये मतलब सोर्स ऑफ इनकम में आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका कवर लेटर, ठीक है। कवर लेटर में जो चीजें हैं अपने बारे में पूरा ब्रीफ कीजिए, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें। और कवर लेटर को आप 1 पेज का ही रहने दीजिए, ज़्यादा बड़ा कवर लेटर ना बना के आपने मतलब बना दिया अच्छा खासा और उसमें पूरी एक अपनी स्टोरी बना ली, ऐसा ना करें, क्योंकि इतना टाइम किसके पास होता है जो आपकी चीज़ों को इतना डीपली, वो सारी चीज़ें तभी देखते हैं काउंसलर जो होते हैं कि जब उन्हें कहीं पर किसी प्रोफाइल पर डाउट होता है। और अगर एक बार किसी प्रोफाइल पर उन्हें डाउट हो जाता है तो वो इतना सोचते भी नहीं है, वो उसको सीधा रिफ्यूज़ल कर देते हैं। तो मतलब जो भी चीज़ आप कवर लेटर में लिखें वो बस ऐसी चीज़ें लिखें जो जेन्युइन है, सफिशिएंट है आपके बारे में बताने के लिए, बस उतना ही लिखें, ज़्यादा ना बनाएं। तीसरा, अब इसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट आता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वो हमारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। अब बात आती है हमारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, जैसे हमारे होटल वाउचर्स हो गए, ठीक है, ट्रैवल की आइटनरी हो गई, फ्लाइट पीएनआर हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस है। जी हाँ, तो ट्रैवल आइटनरी की हम पहले बात कर लेते हैं। जी हाँ, ट्रैवल आइटनरी एक्चुअल में क्या है, कुछ लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि मतलब यार क्या है, बस ट्रैवल आइटनरी यही तो है ना कि हम कब कहाँ कैसे जा रहे हैं। तो वो बहुत ही मतलब एक ऐसे ही बना देते हैं उसको कि जैसे उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन उसको बड़ा जेन्युइनली तरीके से उसको तैयार कीजिए, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल पे बहुत असर डालती है। अगर आपने उसको गलत तरीके से बना दिया तो ये वीज़ा लगने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 10 दिन की जो भी आपकी डिटेल है, मैं इसी कंट्री की, न्यूजीलैंड की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो आपको अपनी ट्रैवल आइटनरी बहुत ही अच्छे तरीके से और सोच विचार कर बनानी चाहिए। आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उसमें लिखनी चाहिए कि भाई मैं इस डेट को मैं आपकी कंट्री में आ रहा हूँ, फिर मैं इतने दिन यहाँ रुकूंगा, इसके बाद में मैं इस कंट्री से 2 दिन बाद इस जगह से मैं इस दूसरी जगह पे यहाँ चला जाऊँगा, फिर वहाँ मैं रुकूंगा, फिर मैं वहाँ पर इतने दिन के लिए रुक के मैं यहाँ ये करने वाला हूँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊँगा। मतलब पूरी उसमें डे टू डे की आपकी डिटेल एक बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें लिखिए, ठीक है। तो ये आपकी ट्रैवल आइटनरी होगी, उसको मतलब बहुत अच्छे से बनाएं। अब इसके बाद में आते हैं हमारे होटल वाउचर्स जो आपको लगाने हैं। फिर आती है फ्लाइट पीएनआर। अच्छा, इसमें आपको फ्लाइट टिकट वगैरह जो है ये कंफर्म नहीं लगानी है अभी कि जो फिलहाल है, तो आप फ्लाइट पीएनआर वगैरह मतलब डमी टिकट वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर कराएं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ही रहता है। मान लीजिए अगर हम किसी दूसरी कंट्री जा रहे हैं, हमारे साथ में कोई मिस हैपनिंग होती है या हमें कोई मतलब तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस हमें वहाँ पर काम ही आता है। और दिक्कत की बात क्या है, और इतना महंगा भी नहीं है। अगर हम कहीं दूसरी जगह जाने के लिए 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा कर सकते हैं तो उसके आगे 1000-1500 रुपये तो क्या ही है, कुछ भी नहीं, इतने में ही ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाता है। और इसके फायदे बहुत हैं, बेनिफिट है। और सबसे बड़ी बात कि ये आपकी प्रोफाइल में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, ठीक है। तो इसको हमें मिस करना ही नहीं चाहिए।
अगर हम किसी भी कंट्री जा रहे हैं XYZ, तो हमें ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ही लेना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूं कि अब हमारा जो VFS से जो अपॉइंटमेंट है, VFS अपॉइंटमेंट हमारी जो है वो लेने के बाद में हमारे ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, हमें वहाँ सारे के सारे डॉक्यूमेंट ये लेके जाने हैं। वहाँ ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके स्कैन होंगे, स्कैन होके आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। वापस मिलने के बाद में आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह भी हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली जो उनकी फीस है वो आपको देनी ही देनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका VFS का। मतलब समझ लीजिए कि और भी कई कंट्रीज़ का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल इसी तरीके का है, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसा ही है। अगर कुछ लोग गए होंगे VFS में पहले तो उन्हें पता होगा। अब हमारा ये जो टूरिस्ट वीज़ा है इसको वर्क वीज़ा में कैसे कन्वर्ट करें? जी हाँ, तो ये तो आपके टूरिस्ट वीज़ा के लिए मैंने बता दिया। टूरिस्ट वीज़ा का इनका प्रोसेस क्या है, कितने दिन में इनका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आ जाता है। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो मैक्सिमम 2 मंथ्स में आ जाता है। वैसे इन्होंने 51 डेज का उसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम 2 मंथ्स आप मान के चलिए, ठीक है। 2 मंथ्स में आपका आ ही जाता है, जो भी है, चाहे वो आपका अप्रूवल है या फिर आपका रिफ्यूज़ल है, लेकिन वो आपको बता ही देते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसको कैसे कन्वर्ट करें। जब आपका ये टूरिस्ट वीज़ा आ जाता है, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा आने के बाद में आप अपना न्यूजीलैंड में सेम डे से ही जो भी जॉब्स हैं ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, और जैसे ही आपको वहाँ पर कोई अच्छा एम्प्लॉयर मिल जाता है, कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, तो आप वहाँ पहुँचने के बाद में अपने इसी टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क वीज़ा में। जी हाँ, क्योंकि न्यूजीलैंड ने उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वीज़ा को लेकर, उसमें कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ मेंशन नहीं करी है कि ट्रैवल वीज़ा जो है वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इजी वे है, क्योंकि यहाँ से इतना इजी नहीं है आपको, मतलब टाइम लगता है, प्रोसीडिंग बहुत लंबी है वर्क वीज़ा के लिए। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं और आप वहाँ जाकर जॉब सर्च करते हैं, तो आप जॉब मिलने के बाद में अपने इसी टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट करा सकते हैं वर्क वीज़ा में। तो है ना अच्छी बात। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को हम करते हैं यहीं समाप्त, और उस